75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, बिहार को भी सौगात मिलने जा रही है, किस तरह से देखें? देखिए 140 करोड़ की विशाल जनसंख्या, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत है। और भारत में भारतीय रेल ने बराबर एक जीवन रेखा की तरह काम किया है और बहुत ही बड़ी संख्या में लाखों लोग हर दिन सफर करते हैं। और ऐसे में आधारभूत संरचना को लेकर जो बड़े फैसले हुए हैं, ये जो 75 अमृत भारत स्टेशंस को लेकर के जो आज उनकी ओर से प्रधानमंत्री जी की ओर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, महाराष्ट्र पवार गुट के नेता लगातार एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि क्या वाकई एनडीए का कुनबा बढ़ने जा रहा है? देखिए हाल के दिनों में अगर आप देखें तो अनेक ऐसे दल हैं जो इसलिए बिखरे कि कहीं ना कहीं देश के ज्वलन समस्याओं को लेकर उन दलों का नेतृत्व और उनकी हठधर्मिता से उनके निर्वाचित विधायक और नेता सहज नहीं थे। और इसी वजह से शिवसेना यूबीटी या पूर्व में जो एनसीपी का विभाजन हुआ, या जिस तरह से हाल के दिनों में टीएमसी और इसके पहले आप पार्टी के अंदर बड़ी टूट हुई है, उससे बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। और ताज़ा जो ये मुलाकातें महायुति के नेताओं के साथ जिस तरह से शरद पवार जी के एनसीपी के नेताओं की हो रही है, ये हो सकता है कि 2/3 बहुमत की ओर जो एक लक्ष्य है एनडीए के कुनबे को बढ़ाने का, उसमें एक कदम और आगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आगे बढ़े। अच्छा, ये जो उन्होंने प्रधानमंत्री को परिसीमन के मुद्दे पर कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, किस तरह से देखा जाए? देखिए दरअसल कांग्रेस अनावश्यक टकराव चाहती है। एक तरफ सर्वदलीय बैठक की बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से बड़े नेताओं के बयान आ गए हैं कि वो शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी से लेकर के अन्य दलों से 131वें संशोधन को रोकने के लिए एक रणनीति पर काम करेंगे। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर विश्वास का संकट इतना बड़ा है तो फिर सर्वदलीय बैठक की मांग क्यों करते हैं? आप रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन निसंदेह इसके लिए एक किसी लाइन पर आपको आगे आना होगा, और अगर वहां आप असफल होते हैं तो वैकल्पिक रणनीति की बात करिए। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जेपी ने यूपी में 3 दिवसीय विचार विमर्श पूरा किया है, किस तरह से देखा है? देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई भारत के लिए नया प्रयोग नहीं होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद प्रारंभिक 2 दशकों तक तो ऐसी ही सरकारें बनी, वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए पूरे देश में चुनाव होते थे। परिस्थितियां कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में चुनाव के लिए इसलिए निर्मित हुई कि कई जगह लोकप्रिय सरकारों का पतन बहुमत खत्म होने के आधार पर हुआ और वहां फिर से चुनाव कराए गए। तो चुनाव पहले भी एक साथ होते रहे हैं, और अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं जो व्यय है चुनाव कराए जाने के नाम पर, वो सरकार की भी घटेगी और राजनीतिक दलों का भी खर्च जो है वो कम होगा। फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में मदद होगी, नीतियों की निरंतरता को बरकरार रखना सहज होगा, और साथ साथ जो भी योजनाएं चलती हैं आचार संहिता की वजह से उन्हें रोकना पड़ता है, उनकी निर्बाधता भी सुनिश्चित हो पाएगी। तो ये मतदाताओं के हित में भी है, राजनीतिक दलों को भी लाभ होगा, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को चुनाव के संचालन में भी इसमें काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी। जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उन्होंने आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ बिम्स्टेक देशों को एकजुट होने के लिए कहा है, किस तरह से? देखिए बिम्स्टेक देशों के साथ जो बातचीत है साइबर सुरक्षा को लेकर के, क्षेत्रीय सहयोग को लेकर, सुरक्षा को लेकर,
आतंकवाद के खिलाफ एक समन्वित रणनीति पर बातचीत करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। और निसंदेह आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में कब आतंकवाद का दस्तक लग जाए ये उन्हें पता नहीं होता है, और जब होता है तो वो आघात सहने की स्थिति में वो देश नहीं होता है। तो इस पर पूरी दुनिया को, न केवल बिम्स्टेक देशों को, अलग अलग फोरम पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, अजीत डोभाल जी भी लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि कहीं न कहीं सहमति इन मुद्दों पर बने। अच्छा, सोनम वांगचुक का ठीक। राहुल गांधी देहरादून में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और हालांकि उनके कार्यक्रम से पहले वहाँ एक घटना हो गई है, गार्डर गिर गया, कांग्रेस के एक नेता की मौत भी हो गई है। तो राहुल गांधी के अभियान को किस तरह से देखा जाए? पहले पार्टी को बचाने के लिए उन्हें लगना चाहिए। उत्तराखंड में उनकी पार्टी गहरे असंतोष को झेल रही है। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस बड़े बिखराव की ओर बढ़ रहा है। लगातार सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार, कर्नाटक की इकाई में भी कब बगावत हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब नौजवानों को बरगलाने की कोशिश करने के बजाय अगर अपनी पार्टी बचा लें तो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, कांग्रेस की साख और विश्वसनीयता को बचाना उनके लिए फौरी चुनौती होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है टीएमसी से, जबकि वो हाल में चुनी गई थी। जी। और जिस तरह से ममता जी को लगातार झटके लग रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से वकालत अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी के उत्तराधिकार को लेकर के जिस तरह से वो मुखर दिख रही हैं, उनकी पार्टी का रसातल में मिलना बिल्कुल तय है। ये महिला आरक्षण को लेकर जो विपक्षी दल हैं, सुप्रिया सुले की बात करें, संजय राउत की बात करें, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं 50% कीजिए, 33% नहीं 50% कीजिए, तो हम लोग समर्थन पर विचार करेंगे। किस तरह से? देखिए, अब लोगों को इन चेहरों को पढ़ने में बहुत कठिनाई नहीं हो रही है। जो महिलाओं के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दरअसल इन्हीं की वजह से पिछली बार ये परिसीमन बिल गिरा है, और ऐसे लोग एक बार फिर उलझाने की कोशिशों में लग गए हैं। दरअसल महिला बिल और परिसीमन बिल ये 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, महिलाओं के समान हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी की दिशा में केवल कपोल कल्पित बातें करते रहे हैं विपक्ष के नेता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर के कहा और उसे संसद में पूरा करके दिखाया। इरादे किनके बेनकाब हुए हैं वो सब लोग जानते हैं। इसलिए अगर जरा भी नैतिकता बची है तो इन, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, चाहे संजय राउत हो, राहुल गांधी हो, इन नेताओं को आगे बढ़कर परिसीमन बिल और महिला बिल पर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी छोड़ दिया है, किस तरह से देखा है? देखिए, ये आरजेडी पूरी तरह से रसातल में जा रही है। ऐसे नेता अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी को लंबे समय से बिहार के लोग टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते रहे हैं, असुविधाजनक सवालों का जवाब देते रहे हैं, पार्टी की नीतियों को वो जन जन तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन उन्हें भी इस दमघोटू वातावरण को अलविदा कहना पड़ा, और ये कहीं ना कहीं एक संकेत है। जिस तरह से हाल के दिनों में एनडीए के नेताओं के साथ आरजेडी के नेताओं की लगातार मुलाकातें हो रही हैं, एक बड़े भगदड़ की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है।